ऑटिज़्म जिसे एएसडी भी कहा जाता है, यानी कि ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, यानी कि ये ब्रेन के सेल्स की डेवलपमेंट की कमी है कि जिसकी वजह से ऑटिज़्म का शिकार हो जाता है बच्चा। और उसके ऑटिस्टिक होने के असरात जो नज़र आते हैं वो ये कि उसकी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होती है, प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाता वो, और वो सोशली इंटरेक्शन उसका जो है वो डिस्टर्ब होता है, प्रॉपरली सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाता, और उसकी बिहेवियर में चेंजेस आ जाती हैं कि जो नॉर्मल नहीं होती। ऐसे पेशेंट को बचपन में ही प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए और उसको प्रॉपर काउंसलिंग मिल जाए तो पॉसिबल है कि उसके ऑटिस्टिक बिहेवियर को बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। अगर इसकी कॉजेज़ को देखा जाए तो इसकी जेनेटिक कॉज़ बहुत प्रोमिनेंट है। यानी वो वालिदैन के जो लेटर एज में मैरिज करते हैं, 40 से अबव एज में मैरिज करते हैं, उनमें देखा गया है कि उनके बच्चे जो पैदा होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादातर मौजूद हो सकता है। फिर ये कि ब्रेन डेवलपमेंट डिफरेंसेस की वजह से भी हो सकता है कि बच्चे के ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ गया या उसके फंक्शन में कोई चेंज आ गया, तब भी जो है वो ऑटिज़्म डेवलप हो सकता है। फिर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं, जैसे कि एडवांस एज में होने वाली शादी, और फिर प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन के उसके दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं जो जिसने बच्चे के या फीटस के दिमाग के ऊपर असर किया है, या बच्चे का जब पैदाइश के टाइम के ऊपर वेट कम है उसका, तो ये पॉसिबल है कि ये कॉजेज़ हो सकती हैं। बायोकेमिकल फैक्टर्स भी होते हैं जिसमें आपके न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस, डोपामाइन, सेरोटोनिन या गाबा, ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं कि जिनके इम्बैलेंस की वजह से भी ऑटिज़्म का शिकार हो सकता है बच्चा। या फिर इम्यून सिस्टम की डिसरेगुलेशन, अगर किसी भी वजह से इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, वो मेडिकेशन, किसी तरह की मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है, कुछ और भी बॉडी के अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म की डिस्टरबेंस भी हो सकती है। तो कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, अगर उनसे अगर इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है तो फिर पॉसिबिलिटी होती है ऑटिज्म की। अगर सिम्टम्स को देखा जाए ऑटिज्म की, तो सोशल कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज होती हैं। अगर उन डिफिकल्टीज को फर्दर हम सॉर्ट आउट करें कि क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं, तो बच्चे का जो प्रॉपर आई कांटेक्ट होना चाहिए वो आई कांटेक्ट नहीं हो पाता। बच्चे की स्पीच जो है उसमें डिले होना शुरू हो जाता है, और उसकी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन जो है वो उसमें कमी आ जाती है, और फिर ये कि उसको समझने में दुश्वारी होने लगती है। उसका उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। उसको परसीव करना उसके लिए म मुश्किल हो जाता है। वो कमांड को फ़ॉलो नहीं कर पाता। उसके बिहेवियर में देखा जाए तो रिपीटिशन होना शुरू हो जाती है। मसलन ये कि हैंड फ्लैपिंग करने लगता है, रॉकिंग करने लगता है बच्चा, स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स की करने लगता है। अगर उसके और बिहेवियर को देखा जाए तो बहुत रिजिड रूटीन्स हो जाती हैं उसकी, और वो उसके ऊपर स्टिक हो जाता है, जो भी उस रूटीन उसकी डेवलप हो जाती है वो उस पे स्टिक हो जाता है, और उसको चेंजेस में बड़ी डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। उसको लर्निंग में बहुत डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, और उसका फ़ोकस स्पेसिफिक इंटरेस्ट में उसका फ़ोकस होता है, और उसका वहाँ पे फ़ोकस नहीं होता जहाँ पे उसकी दिलचस्पी नहीं होती। सेंसरी इश्यूज़ अगर देखे जाएँ तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। साउंड से उसकी सेंसिटिविटी या तो बढ़ जाती है या फिर बहुत कम हो जाती है।
ओवर और अंडर सेंसिटिविटी दोनों मौजूद हो सकती हैं। और किसी लाइट से, किसी टेक्सचर से या किसी टच से अ, उसकी सेंसिटिविटी जो है वो या तो ओवर हो जाती है या कम हो जाती है। उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है कि बच्चे की स्लीप डिस्टर्ब हो, फिर उसकी इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी ये हो सकती है उसमें। और फिर ये कि लर्निंग में जो है वो डिफरेंट बच्चे जो हैं वो डिफरेंट तरह से लर्न करते हैं। कुछ बहुत स्लो लर्न करते हैं, कुछ ज़रा फास्ट भी कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो ऑटिज़्म में अक्सर यूज़ की जाती हैं, वो उनमें बिहेवियरल इश्यूज़ को करेक्ट करती हैं, उनकी सेंसरी जो सेंसिटिवनेस है उसको करेक्ट करती हैं, उसकी स्लीप को ठीक करती हैं, उनकी स्पीच को इम्प्रूव करती हैं और उनके इमोशनल जो इम्बैलेंस होता है उसके ऊपर पॉजिटिव असरात लेके आती हैं। जो मेडिसिन ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं उनमें कार्सिनोसन एक मेडिसिन है जो कि ऑब्सेसिव बिहेवियर में बच्चे को दी जाती है। वो म्यूज़िक से सेंसिटिव होता है, उसे डांसिंग का उसे बहुत शौक होता है। फिर उसकी फैमिली में कहीं कैंसर के भी असरात मौजूद होते हैं। अगर ये सिम्पटम्स मौजूद हों तो कार्सिनोसिन बेस्ट मेडिसिन है। ब्राटाकाब दी जाती है जहाँ पे डेवलपमेंटल डिलेज हों, जहाँ पे शाइनेस हो, जहाँ पे पुअर मेमोरी हो, स्पीच में डिफ़िकल्टीज़ हों, तो ब्राटाकाब यूज़ करवाते हैं। टेरेंटुला एक ऐसी मेडिसिन है, टेरेंटुला हिस्पैनिया, कि जो हाइपर एक्टिव बच्चों में दी जाती है, जो रेस्टलेसनेस जिनमें हो और जिनमें डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो, मिस्चीवियस किस्म का बिहेवियर हो, ऐसे बच्चों में टेरेंटुला हिस्पैनिया दी जाती है। स्ट्रेमोनियम यूज़ करवाते हैं बच्चों में जहाँ पे इंटेंस फ़ियर हो, जहाँ पे एग्रेशन हो, जहाँ पे नाइट टेरर्स हों बच्चे में, तो ऐसी सूरत में हम स्ट्रेमोनियम यूज़ करवाते हैं। हायोसाइमस एक मेडिसिन है जो कि हाइपर एक्टिविटी में देते हैं, जो कि एक्सेसिव टॉकिंग में देते हैं हम, इनएप्रोप्रिएट लाफिंग में देते हैं हायोसाइमस, ये इस तरह के बिहेवियर में यूज़ करवाई जाती है। ट्यूबरकुलाइनम एक ऐसी मेडिसिन है कि जो रेस्टलेस बच्चों में दी जाती है और ये चूँकि नोसोड है तो इसमें फिर माइज़म का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनमें बच्चों में ट्यूबरकुलर माइज़म है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है या वो रिस्ट्रिक्शन को डिसलाइक करते हैं, तो ऐसी सूरत में ट्यूबरकुलाइन दी जाती है। कैलकेरिया कार्ब एक मेडिसिन है कि जो स्लो लर्नर्स में दी जाती है, जो फ़ियरफुल भी होते हैं, टिमिड भी होते हैं, शाई होते हैं वो, और वो कोल्ड से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनमें टेंडेंसी होती है तो कि वो जल्दी से कोल्ड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे बच्चों को जो ऑटिज़्म का शिकार हों, उनको डाइट से भी अच्छी तरह से उनके बिहेवियर को और उनकी सिम्पटम्स को मैनेज किया जा सकता है। जो चीज़ें प्रेफ़र करनी चाहिए फूड में, उनमें ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स हैं, जैसे राइस है, कॉर्न है, मिलेट है या किनोआ है, इसको दिया जाए, या फिर कैसीन फ्री अल्टरनेटिव दिए जाएँ। प्लांट बेस्ड मिल्क, काऊ मिल्क की जगह के ऊपर ये दिया जाए या हाई ओमेगा 3 फूड्स दिए जाएँ, मसलन फिश है, फ्लैक्स सीड्स हैं, वॉलनट्स हैं, ये दिए जाएँ। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन जिनमें होते हैं, वो यूज़ करवाए जाएँ। फिर प्रोबायोटिक्स जैसे योगर्ट है और कुछ सप्लीमेंट भी दिए जा सकते हैं प्रोबायोटिक, ये पेशेंट को ये चीज़ें देनी चाहिए। जो फूड अवॉइड करना चाहिए वो अगेन ग्लूटेन और केसिन फ्री होना चाहिए फूड। और बच्चे को फिर ही इम्प्रूवमेंट की तरफ लाया जा सकता है जब उसकी डेयरी प्रोडक्ट्स को, उसके बार्ले को, उसके व्हीट को, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। प्रोसेस्ड जो फूड है वो उसे ना दिया जाए, उसमें कलर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, फ्लेवर एनहांसर्स होते हैं, इस वजह से वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब करते हैं इस तरह के बच्चों के बिहेवियर को। एक्सेसिव शुगर जो है वो नहीं देनी चाहिए, ये भी
हाइपर एक्टिविटी का बायस बनती है। इसी तरह से कैफ़ीन और सोडा ऐसे बच्चों को नहीं देना चाहिए, नहीं इस्तेमाल करवाना चाहिए। अ, अगर कुछ सप्लीमेंट अगर ऑलरेडी बच्चे को दिए जा रहे हैं डॉक्टर की हिदायत के ऊपर, तो वो फिर उनमें डेफिशिएंसी डॉक्टर ने नोट की होगी, तभी वो प्रिस्क्राइब किए होंगे। तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ 1 घंटे के वक़फ़े से वो दिए जा सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता और कोई इन्फेक्शन नहीं होता।